वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.1 के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे होंगे। वो तमाम बच्चे जो फर्स्ट टाइम शायद मुझे व्यू आउट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरी बात को सुन रहे हैं, तो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बहुत कैटेगोरिकली गाइड कर देता हूं। सेकंड ईयर मैथ्स के सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, जो यूजुअली कोचिंग सेंटर्स के अंदर जानबूझ के आपको सेकंड ईयर के एंड के अंदर पढ़ाए जाते हैं, दिसंबर के बाद तक के लिए छोड़ दी जाते हैं। मैंने सबसे पहले इन दो चैप्टर्स को टारगेट करते हुए आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि बेटा जब आप सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हो तो सेकंड ईयर के साथ साथ आपको एप्टीट्यूड की तैयारी भी करनी होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर से बिलोंग करता है वो होता है डेरिवेटिव का, वो होता है इंटीग्रेशन का। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, तो मैंने इन दोनों चैप्टर्स को ही सबसे पहले कवर अप करवाया और डिटेल में कवर अप करवाया है। आपको किसी दूसरे बंदे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरे इन दो चैप्टर्स के लेक्चर्स को ले लिया। और आज की क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला देखिए आने वाले दिनों के अंदर मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स को भी अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ सेकंड ईयर के लेक्चर्स को भी अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्लेन एनालिटिकल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री या फिर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब देखो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, किस तरीके से शेप्स फॉर्म होती है लाइंस की, इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, और इन तमाम चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर चैप्टर नंबर 7 को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक चीज का बड़ी कैटेगोरिकल आइडिया होना चाहिए। ये लफ्ज होता है स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने अक्सर अपनी जिंदगियों के अंदर एक लफ्ज सुना होगा स्ट्रेट लाइन का, मगर किसी को पता ही नहीं होता स्ट्रेट लाइन कहते किसे हैं। आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन है, बट स्ट्रेट लाइन होती क्या है आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। या फिर मैं अगर आपके सामने लिख देता हूं रे, आपको ये भी नहीं पता होगा रे किसे कहते हैं। तो भाई कॉन्सेप्चुअली बात को समझना है कि रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। या फिर दुनिया के अंदर बेटा एक लफ्ज और होता है और उसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो भाई जब हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इन तीन चीजों के बारे में डिफरेंशिएशन करना बड़ा जरूरी है। कि देखो दुनिया के अंदर रे किसे कहा जाता है, दुनिया के अंदर स्ट्रेट लाइन किसे कहा जाता है, और लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है। बेटा स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर इस तरह की कभी मैं लाइन आपके सामने बनाऊं, यानी कि एक ऐसी लाइन का होना जिसकी दोनों तरफ इंफिनिटी तक की लेंथ एग्जिस्ट करती हो। एक ऐसी लाइन का होना जिसके ऊपर आपके पास नंबर ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करती हो, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन का होना। अक्सर आप देखते हो ग्राफ के अंदर, जब कभी आप फिजिक्स के ऊपर कोई ग्राफ बनाते हो तो वहां पे आप लाइन के साथ कुछ भी नहीं बनाते, तो जो चेकर होता है वो इस तरह के एरो बना देता है। इसका मतलब होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से इंफिनिटी तक की लेंथ का होना, दोनों तरफ से बहुत लंबी लेंथ का होना, ये मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का। अब जहन में क्वेश्चन आता है, सर हम तो ऐसी लाइन को स्ट्रेट लाइन कह देते थे। तो भाई स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी लाइन का होना जिसकी इनफिनाइट लेंथ हो दोनों तरफ से, सही है ना, वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। तो फिर सर ये रे क्या होती है? देखो रे का मतलब होता है एक ऐसी लाइन का होना जिसकी एक जानिब तो एंड पॉइंट हो और एक जानिब इनफिनाइट लेंथ हो। रे का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी लाइन का होना जिसके एक जानिब तो आपके पास एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता हो और एक जानिब आपके पास इंफिनिटी तक की लेंथ एग्जिस्ट करता हो, ऐसी लाइन को दुनिया में रे कहते हैं। वाइल लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का बेटा मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन का होना जिसकी दोनों जानिब एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसी लाइन का होना जिसके दोनों जानिब एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय लाइन सेगमेंट? कि बेटा एक ऐसी लाइन का होना जिसके दोनों जाने हमारे पास एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको दुनिया में कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, आपको मालूम होनी चाहिए कि देखो लाइन सेगमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, रे क्या है। अब आते हैं असल कॉन्सेप्ट के ऊपर कि देखो ये वाली बात समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो बारी बारी बात को समझेंगे कि बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स के अंदर कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं आपसे नाम से पूछूं तो नाम ही जाहिर कर रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। यानी कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि भाई लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आ रहा है x1 y1, ये पॉइंट आ रहा है आपके पास x2 y2। अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है तो बेटा इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। हमें मालूम है डी की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है?
बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर सिंपल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे प्लस के साइन के बाद आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि कभी भी अगर दुनिया के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि दो एंड पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। आपकी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर या कल को जब एडवांस लेवल मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां पे कई तरह के डिस्टेंस फॉर्मूला होते हैं। आउटर स्पेस वेक्टर डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं हमारे पास, इसके अलावा पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंट होता है। बाय द वे इसका एक और नाम भी होता है, इस डिस्टेंस फॉर्मूले का एक और नाम होता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। आप में से अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, वो ऐसी जो है ना उनके नॉर्मल जो इंटरमीडिएट का टीचर होता है वो पढ़ा देता है, उनको पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इस लफ्ज को समझते हैं। देखो दुनिया में अगर कहीं पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, दुनिया में अगर कहीं पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का एक और नाम क्या होता है, एक्स का एक और नाम होता है एब्सिसा। दुनिया में कहीं पे सिर्फ अगर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का एक नाम होता है एब्सिसा। कहीं पे अगर सिर्फ वाई लिखा हुआ है तो वाई का एक और नाम होता है दुनिया के अंदर ऑर्डिनेट। वाई का दुनिया के अंदर एक और नाम क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेट। और एक्स और वाई कहीं पे अगर मिला के लिखा जाए, एक्स और वाई कहीं पे अगर कंबाइंड फॉर्म में आ जाए, इसको कहा जाता है दुनिया में कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहा जाता है बेटा दुनिया में, कोऑर्डिनेट। एक्स अगर कहीं पे अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एब्सिसा, वाई कहीं पे अकेला लिखा हुआ है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, एक्स और वाई कहीं पे मिलकर आ जाए तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट्स कई तरह के होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अलग होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट अलग होते हैं, सो ऑन। तो याद रखिएगा ये जो एक्स और वाई वाली टर्म्स होती है ना, एक्स और वाई वाली टर्म्स, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ये एक्स वाई क्या होता है, बचपन से आप बनाते हुए आ रहे हो, कभी आपने सोचा एक्स और वाई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं एक पॉइंट है 2,5 पे ड्रॉ करना है, इसका मतलब हुआ एक्स के ऊपर 2 पे जाओगे, वाई पे 5 के ऊपर जाओगे, तो ये पॉइंट आपको कुछ यहां पे कहीं पे मिल रहा होगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको क्या करना है, एक्स कॉमा वाई 2,5 को आपने प्लॉट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो अब x के ऊपर 2 पे गए, y के ऊपर 5 पे गए, तो आपने पॉइंट यहां पे बना दिया। तो x कॉमा y बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, x भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, y भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x और y को इसीलिए क्या कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, कोई बंदा आपको नहीं बताएगा, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चा, याद रखिएगा भैया। एप्टीट्यूड के नाम पे लोग जो है ना आपको बेवकूफ बनाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई आपने इंटर में, भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट साइड, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट ए लेवल साइड, तो अगर आपने इंटरमीडिएट के अंदर ए लेवल से मेहनत कर ली तो आपको एप्टीट्यूड के लिए किसी से बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, सही है ना बेटा। खैर कहने का मकसद क्या है कि देखो बेटा हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों लेंथ होती हैं, एक्स रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, वाई भी रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। तो खैर वापस आते हैं, मैं आपको क्या बता रहा था कि बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, इस फॉर्मूले का नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो अगर आप अपनी किताब को उठाओ तो आपकी किताब के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.1 का पहला क्वेश्चन इसी बात के ऊपर आ रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो भैया पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा अब देखो बात को समझने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि ए की वैल्यू बराबर है -1,3 के, बी की वैल्यू बराबर है 5,-5 के, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमें बात मालूम है दुनिया में कभी भी दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये सिंपल तरीके से होता है, डी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, जब 4 नंबर के लिए अगर आपके पास, ऑल्दो पेपर में आएगा नहीं बट आपको प्रॉपर्ली तरीके से सॉल्व करना है। तो भाई देखो आपके पास जो पहला पॉइंट मौजूद है ये है नेगेटिव का 1,3, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे आपको क्या मौजूद है, x1 y1, ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका x1 y1 है। आपके पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा, ये पॉइंट है 5 नेगेटिव का 5, और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा x2 y2। आपकी चॉइस होती है पहले वाले पॉइंट को x1 y1 को, दूसरे पॉइंट को x1 y1 को, बात दोनों सूरतों से आंसर हमेशा सिमिलर आएगा। तो देखो बेटा पहला पॉइंट जो गिवन था उसको मैंने x1 y1 कह दिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दिया। अब अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला दुनिया के अंदर होता है अंडर रूट का अंडर रूट, आगे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के बाद ऑब्वियसली ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें ये बात मालूम है कि अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज, x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 माइनस के x1 का मतलब है 5 माइनस,
तो बेटा यहाँ पे देखो x2 के सामने आपके पास x2 की वैल्यू मौजूद थी, x2 की जगह पे आपने 5 को प्लॉट कर दिया, फिर माइनस का साइन एज इट इज फॉर्मूले का, फिर आगे क्या आता है x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू चूंकि नेगेटिव 1 थी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। फिर आगे देखो बेटा, आगे आ रहा है प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू बराबर है देखो नेगेटिव ऑफ 5 के, माइनस का साइन एज इट इज फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू बराबर है 3 के, तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस का 1 6, 6 का स्क्वायर। फिर आगे देखो नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 3 है, हमें बात मालूम है नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 3 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 8 बन जाएगा, नेगेटिव के 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चा देखो रूट के अंदर एडिटिस का एडिटिस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 के बराबर होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, प्लस का साइन एडिटिस नेगेटिव 8 का स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर एक इवन पावर है, इवन पावर नेगेटिव के साइन को हमेशा खत्म कर देगा, 8 का स्क्वायर बराबर होता है 64 के, और अंडर रूट के अंदर 36 प्लस का 64 किसके बराबर होगा, 6 और 4 10, 3 और 6 आपके पास 10, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 100 के बराबर, यानी कि अंडर रूट 100 के बराबर होगा। तो आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूं, डी की वैल्यू क्या होगी, रूट 100 का मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ऑब्वियसली रूट 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर, तो आपके पास सिंपल तरीके से डी की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट्स के बराबर। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 100 लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से 10 के बराबर। क्लियर है बेटा, इस तरीके से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मल्टीपल पार्ट्स आ रहे हैं, तो भाई पार्ट नंबर 2 सिंपल है, उसको आप खुद से सॉल्व कर लोगे, पार्ट नंबर 3 को मैं सॉल्व करवा देता हूं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, तो गिफ्ट का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 जो है वो गिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको आपने इसी पैटर्न के ऊपर खुद से सॉल्व करना है। कि देखो आपके पास एक पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 1,0 और आपके पास दूसरा पॉइंट आ रहा है डी वाला, ये पॉइंट आ रहा है आपके पास सिंपल तरीके से 0,-1, इस पॉइंट को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा ई की वैल्यू बराबर है, ई की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास 1,-1 के, एंड के बाद आपके पास सिंपल तरीके से, एंड के बाद आपके पास सिंपल तरीके से जो f का पॉइंट आ रहा है बेटा, f का पॉइंट किसके बराबर है, f की वैल्यू बराबर है 2,7 के, यानी कि भाई हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये कॉन्सेप्ट है। कि एग्जामिनर कहता है कि बेटा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, कोई मसले की बात ही नहीं है। अभी सॉल्व कर लेते हैं। भाई देखो आपके पास एक पॉइंट आ रहा है 1,-1, दूसरा पॉइंट आ रहा है f का 2,7। बेटा देखो ये जो पहला पॉइंट है ना, इसको पॉइंट ई एग्जामिनर ने कहा हुआ है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 1,-1, तो इस पॉइंट को मैं कहूंगा x1, y1, क्या कहूंगा x1, y1। ये पहला पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है इसको मैं कहूंगा x1, y1, और ये जो दूसरा पॉइंट आ रहा है जो पॉइंट f है, इसको मैं कह देता हूं सिंपल x2, y2। सिंपल सी बात है ना बेटे, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है इसको आप क्या कहोगे, x2, y2। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस निकालना है तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं, मुझे कोई मसले की बात नहीं है, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू किसके बराबर है 2 के, माइनस का साइन फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू बराबर है 1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल y का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा नेगेटिव के 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन एडिटिस का एडिटिस, y2 की वैल्यू बराबर है 7 के, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू नेगेटिव 1 है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा, देखो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है दो में से एक जाएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, 7 प्लस का 1 बराबर होता है 8 के, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, सिंप्लीफाई होने के ऊपर चला जाएगा। कैसे, कि देखो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64 के बराबर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, 64 प्लस का 1 65 यूनिट्स के बराबर, और चूंकि 65 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होगा। देखो बेसिक चीज है, जरा बात को समझो, आपको कभी भी अगर दो पॉइंट्स गिवन है उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल तरीके से एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल वे में d इज इक्वल टू वैल्यू का इस्तेमाल आपने करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ये x और y प्लेन आ रहा है, इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे पॉइंट की वैल्यू मांग रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू नहीं मांग रहा। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हें एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि y एक्सिस के ऊपर कहीं लाई कर रहा है, हमें नहीं पता कहां पे लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट यहां कहीं पे लाई कर रहा है, सही है ना। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड करके बताओ, अगर
एक पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस तुम्हारे पास आ रहा है 5√2 यूनिट्स के बराबर। यानी कि एग्जामिनर ने देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपको 5,2 का पॉइंट आपको दिया हुआ है, एग्जामिनर ने 5,2 का पॉइंट क्या हुआ हुआ है आपको दिया हुआ है। एग्जामिनर ने इनके दरमियान का डिस्टेंस भी आपको बताया हुआ है कि भाई इनके दरमियान का डिस्टेंस इसके बराबर है 5√2 यूनिट्स के बराबर है। आपको ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू गिवन है 5,2। आपको बेसिकली इस वाले पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है x2y2 की या x1y1 की, इस पॉइंट की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक है। दोबारा समझो क्वेश्चन की लॉजिक क्या है बेटा, कि एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हें एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है और वो पॉइंट लाई कहां पर कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। अच्छा पहले तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो कि दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, होता क्या है कि बेटा देखो, अगर कभी भी दुनिया में कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक्स एक्सिस का प्लेन है, ये आपके पास वाई एक्सिस की लाइन है। भाई दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आपने मैट्रिक में कभी ना कभी ग्राफ बनाया होगा, 9 क्लास में बनाया होगा, फर्स्ट ईयर में बनाया होगा, तो आपको पता होगा। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि 2,0 को पॉइंट करके बताओ, आप बोलोगे सर फॉर एग्जांपल 2,0 यहां पर आ रहा है, एक्स की वैल्यू तो है, वाई की वैल्यू जीरो है। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा तो वहां पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसको हम लोग आसान भाषा में एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। यानी कि भाई एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही हो मगर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो हो, जिसको a,0 पे डिनोट किया जाता है। सेम गोस फॉर हियर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं 0,3 को जरा प्लॉट करके दिखाओ, आप बोलोगे सर 0,3 यहां पे आ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की मगर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। या फिर मैं आपसे कहता हूं 0,-5 को प्लॉट करो, आप नीचे कहीं पे प्लॉट करके दिखा दोगे कि सर ये वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर देखिए ना, एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो भाई वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूं, इसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ही ये होता है कि भाई तुम्हारे पास एक ऐसा पॉइंट दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हो जहां पे एक्स की वैल्यू तो जीरो हो, वाई की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम 0,b पे डिनोट भी करते हैं। आगे चल के डिटेल में इसको समझा भी रहूंगा, मगर याद रखिएगा एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। और अगर एक शॉर्टकट सीखना चाहते हो, कल को एप्टीट्यूड साइड में बहुत काम आएगा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन वही चीज होती है जो उसके ऊपर जीरो होती है। कभी भी दुनिया में अगर ये एमसीक्यूज आ जाए ना कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा वो चीज जो एक्स के ऊपर जीरो होती है वही उसकी इक्वेशन होती है। एक्स के ऊपर क्या चीज जीरो होती है, वाई की वैल्यू। सिमिलरली कभी भी दुनिया में क्वेश्चन आ जाए ना कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वाई एक्सिस की इक्वेशन वही होती है जो वाई पे जीरो होती है। वाई पे क्या चीज जीरो होती है, वाई पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वो चीज जो वाई के ऊपर जीरो है, वाई के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करने को कहा हुआ है जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब एग्जामिनर ने आगे कुछ नहीं बताया, एग्जामिनर एज्यूम करेगा बच्चा 10 जमातें पढ़कर आया हुआ है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट के पास एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, उस पॉइंट के पास एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मैं इसको 0,y कह सकता हूं। यानी कि देखो इस पॉइंट के बारे में एग्जामिनर ने आपको क्या हिंट दिया है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और हमें बात मालूम है दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वहां पे हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। आगे एग्जामिनर कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करो जिसका डिस्टेंस आ रहा है 5√2 यूनिट्स के बराबर से, इस पॉइंट से 5,2 से। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 4 नंबर के लिए आपके पास। तो भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, we have to find we have to find the value of a point, we have to find the value of a point, we have to find the value of a point on y axis। याद रखिएगा पेपर को जब कभी सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पूरे नंबर आए तो आपको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है। ये नहीं कि सिंपल तरीके से मैच करके आ गए, ऐसा मजाक नहीं होता बेटा, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो भाई हमें इस पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और इसको मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट की वैल्यू है 0, y के बराबर।
तो अब देखो अपना डेटा आप ड्रॉ करोगे, आपका डेटा क्या होगा, ये 0, y जो मैंने कहा है इसको मैं कहता हूं ये मेरा x1, y1 आ रहा है। ये 0, y क्या है बेटा, x1 y1 है। आपको जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5, 2, ये मेरे पास मेरा सेकंड पॉइंट है, इसको मैं x2 y2 कह सकता हूं। ये मेरे पास मेरा सेकंड पॉइंट आ रहा है, तो इसको ऑब्वियसली मैं x2 y2 कहूंगा। और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो गिवन है 5√2 यूनिट्स के बराबर। अब हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई करवा दीजिए। एज वी नो डेट, सिंपल तरीके से बेटा जो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, उसको मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई करवा दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास दुनिया में क्या होता है, ये होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट, आगे ब्रैकेट के अंदर सिंपल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के बाद आता है बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट। x2 की देखो वैल्यू क्या है, x2 के सामने 5 आ रहा है, तो x2 की वैल्यू बराबर है 5 के माइनस का साइन। x1 के सामने देखो बेटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो x1 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, आगे हो जाएगा 0 का स्क्वायर। फिर प्लस का साइन, y2 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो y2 के सामने 2 आ रहा है, तो y2 की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस का वैल्यू, आगे y1 के सामने देखो क्या है, सिंपल y हमने कहा हुआ है, तो y1 के सामने y आ जाएगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमें डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस की वैल्यू है 5√2 के बराबर। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, फिर इसको ओपन अप करवाएंगे। तो भाई देखो यहाँ पे तो 5√2 का 5√2 एज इट इज रहेगा। मुझे मालूम है कि बेटा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर होता है 25 के बराबर। यहाँ पे देखो क्या है, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करोगे। आई होप तमाम बच्चों को फॉर्मूला आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 टू जार 4y, और आगे हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। सर इसको कैसे ओपन करा आपने, बेटा देखो ये आपके पास ए वाली टर्म है, ये आपके पास बी वाली टर्म है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 2 टू जार 4y प्लस का y का स्क्वायर बन गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से 25 प्लस के 4 का मतलब होता है 29 का 29 माइनस का 4y एडिटिस का एडिटिस प्लस का y स्क्वायर का y स्क्वायर। हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए और y अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इससे होगा क्या, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। इस पूरी टर्म के ऊपर भी ये 5√2 वाली जो टर्म आ रही है, इस कंप्लीट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे पास टर्म आ रही है ये अंडर रूट वाली टर्म, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। जो अंडर रूट के अंदर मेरे पास आ रहा है 29 माइनस का 4y प्लस का y स्क्वायर, चूंकि मुझे रूट को रिमूव करना है, तो रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। इस स्क्वायर से कंप्लीट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें स्क्वायर अप्लाई करना नहीं आता। देखो ये जो स्क्वायर है ना बेटा, दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर पावर आ जाए, वो पावर अंदर वाली दोनों टर्म्स के पास जाती है। अक्सर बच्चों को बात नहीं पता होती। तो बेटा देखो ये जो पावर है दोनों टर्म्स के पास जाएगी, तो जाहिर सी बात है पावर 5 के पास भी जाएगी, √2 के पास भी जाएगी। जब 5 के पास जाएगी तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर सिंपल 2 आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद बचेगा 29 माइनस का 4y प्लस का y स्क्वायर। अब हमें पता है 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 के बराबर, इक्वल टू के बाद 29 माइनस का 4y प्लस का y स्क्वायर। तमाम वैल्यूज को आप एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और फिर y की वैल्यू को सिंपल तरीके से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो बेटा तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो प्लस का 50 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो प्लस के वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया मैंने, फिर नेगेटिव का 4y का नेगेटिव का 4y। देखो प्लस का 50 जब वहां पे जाएगा 29 में से क्या होगा, माइनस होगा ना, तो 50 माइनस का 25 क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 50 में से मुझे 29 को माइनस करना है तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है 21 आएगा। क्या आएगा बेटा मेरे पास, सिंपल वे में 21 आएगा। तो मेरे पास देखो फाइनली ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को अप्लाई करवा के y की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ। तो बेटा 1 को जब मैं नेगेटिव के 21 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव का 21 ही आएगा। अब इस नेगेटिव के 21 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब प्लस या माइनस करूं तो मिडिल वैल्यू बननी चाहिए, और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से ये आंसर आना चाहिए, वापस से ये आंसर आना चाहिए। देखो कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। 21 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 21 के फैक्टर्स मेरे पास क्या होते हैं, 21 को अगर आप अंदर डालो 3 के टेबल पे आएगा, तो 3 7 जार इज 21, और मुझे पता है 7 1 जार क्या होता है, 7 होता है। तो भाई बेटा देखो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, 3 और 7।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव का 7 प्लस का 3, क्या नेगेटिव का 7 प्लस का 3 नेगेटिव का 4 फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बीच की वैल्यू में नेगेटिव का 4 ही आ रहा है। और अगर मैं नेगेटिव के 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या वापस से मेरे पास आंसर नेगेटिव का 21 आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी कि मैं सही मिडिल टर्म ब्रेक करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जब फैक्टर्स को आप ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7y, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 21। अब जब यहाँ पे आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ से आप वैल्यूज को कॉमन ले सकते हो। पहली दो टर्म में से y कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस का 7। लास्ट की टू टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लेता हूं प्लस के 3 को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा अगेन y माइनस का 7। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा। कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? एक मेरे पास फैक्टर आ गया y माइनस का 7 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा y प्लस का 3। यानी कि भाई इनको बारी बारी जब आप जीरो पे सपोज करवाओगे तो फाइनली आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। एक दफा y माइनस का 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक दफा मेरे पास आ जाएगा y प्लस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि बेटा एक दफा y की वैल्यू आ गई पॉजिटिव ऑफ 7 के बराबर और एक दफा y की वैल्यू आ गई मेरे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव 3 के बराबर। देखो क्वेश्चन में आपसे मांगा हुआ क्या था? क्वेश्चन में आपसे पॉइंट की वैल्यू मांगी हुई थी। तो फाइनली मेरे पास पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई मुझे पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट में अपना पॉइंट क्या निकालोगे? लास्ट में आप रिजल्ट क्या लिखोगे? तो लास्ट में आप रिजल्ट लिखोगे हेंस द पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस, हेंस द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर। तो देखो हेंस द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर, हमें पता है कि भाई ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होने का मतलब क्या? एक्स की वैल्यू 0 थी। तो एक दफा अगर मैं y इज इक्वल टू 7 के ऊपर अपना पॉइंट फॉर्म करूंगा तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। और अगर y इज इक्वल टू नेगेटिव 3 के ऊपर मैं अपना पॉइंट फॉर्म करना चाहूंगा तो पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 कॉमा नेगेटिव ऑफ 3 के बराबर। इस तरीके से मेरा फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा एक और कॉन्सेप्ट को, कभी भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में आप रिजल्ट हमेशा लिखते हो। रिजल्ट लिखने का मतलब होता है बेसिक इंग्लिश के अंदर, बेसिक इंग्लिश के अंदर आप लिखोगे द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर 0,7 एंड 0,-3। इसके नंबर होते हैं 0.5, पहले आपको बता रहा हूं। देखो बेटा दोबारा से पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है आपसे इस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, आपको उस पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है और उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस आ रहा है 5√3 के बराबर, 5√2 के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लॉजिक क्या सॉल्व करने की। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो पॉइंट तुम्हारे पास, जो भी पॉइंट तुम्हारे पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उस पॉइंट के पास एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो आपने इसी कंडीशन को इस्तेमाल करा कि बेटा देखो आपके पास जो एक पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 0,y, यानी कि आपने सपोज कर लिया कि भाई ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर जो लाई कर रहा है इसके बाद एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी और आपने इसको x1 y1 कह दिया। दूसरा पॉइंट जो था वो 5,2 था, इसको आपने x2 y2 कह दिया। डिस्टेंस आपको गिवन था 502 के बराबर। आपने सिंपल वे में डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करवाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाई। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करवाई? क्योंकि जाहिर सी बात है आपको y की वैल्यू चाहिए, y रूट के अंदर आता। स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाओगे, चीजों को सिंप्लीफाई करवाओगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाने के ऊपर आपके पास फाइनली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो आपने मिडिल टर्म पे ब्रेक करके अपने दोनों फैक्टर्स निकाल लिए, आपके पास फाइनली y की वैल्यू आ गई। मगर चूंकि क्वेश्चन में आपको पॉइंट फाइंड करना है, देखो पॉइंट का मतलब क्या होता है? x, y की वैल्यू को आपको फाइंड करना था। तो भाई चूंकि आपका पॉइंट y एक्सिस पे लाई करा तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास एक आंसर आ गया 0,7 और एक आंसर आ गया 0,-3। आपके पास दो आंसर्स क्यों आए हैं? दो आंसर्स इसलिए आए क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो आंसर्स फेंकती है। तो आपका आंसर 0,7 भी है, 0,-3 भी है। तो आप सिंपल तरीके से लास्ट में अपना रिजल्ट लिखोगे पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर 0,7 एंड 0,-3। बेसिक इंग्लिश के अंदर अपना लिखना होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो सेम इस पैटर्न का आ रहा है, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारे पास सेम तरह के पैटर्न का आ रहा है, कोई अलग से चीज ही नहीं है भाई, सेम कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? एग्जामिनर आपसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एग्जामिनर आपकी बारी में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपकी बारी में पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस के ऊपर, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर तुम्हारे पास उस पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज, यानी कि आपको डिस्टेंस गिवन है √41 के बराबर। कहां से कहां तक? यूनिट्स अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम
और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है नेगेटिव का 7,5। देखो सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, 5 नंबर के लिए वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तरीके से सॉल्व करने हैं। देखो सेम लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन की, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। अच्छा डायग्राम जरूरी नहीं है पेपर में बनाओ, डायग्राम हमेशा एनालिटिकल ज्योमेट्री में इसलिए बनाई जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्जामिनर अब की बारी में क्या कह रहे हैं, तुम्हें एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है भाई यहां पर हो, यहां पर हो, हमें नहीं पता। यानी कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं कह लेता हूं x1 y1 है, सही है ना, जो भी है। यानी कि मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस पॉइंट से लेके तुम्हारे पास एक और पॉइंट है नेगेटिव का 7,5। नेगेटिव के 7,5 का मतलब क्या है कि एक्स नेगेटिव है, वाई की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि एक्स नेगेटिव हो और वाई की कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव के अंदर हो, इसका मतलब है वो पॉइंट यहां कहीं पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट होगा नेगेटिव का 7,5। तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है √41 के बराबर। आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, √41 के बराबर। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, वो √41 है। बताइए इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। सही है ना। अब सॉल्व कैसे करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। देखो सबसे पहले अपना डेटा ड्रॉ किया करो। सबसे पहले लिखो आपको सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आपके मैथ्स के अंदर 100 और 100 नंबर आए, तो मेरी चंद बातों का बड़ा ख्याल रखना है अपने बेटा। पहले नंबर के ऊपर आप लिखो आपको फाइंड क्या करना है। सही है ना। हम लिखेंगे भाई वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वी आर फाइंडिंग दी, या आप सिंपल वे में लिखो जो आपको आसान इंग्लिश लगती है ना। आपने बेसिक एक जुमला लिखना है कि भाई we need to find the point on x-axis, we need to find the point on x-axis। यानी कि बेटा मैं कहता हूं we need to find the point on x-axis, यानी कि भाई x-axis के ऊपर मौजूद पॉइंट की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने की लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जो x-axis के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं अपना डेटा बनाऊंगा। अब देखो डेटा क्या है, मेरे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, जाहिर सी पॉइंट बात है, चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि सही, एज वी नो दैट ऑन एक्स एक्सिस, आप इसको लिख भी सकते हो कि भाई ऑन एक्स एक्सिस, या एज वी नो ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब ये पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट की वैल्यू आप कह लो x,0 के बराबर है। सही है ना। गौर से बात समझो, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि तुम्हारा पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। हमें जिस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एग्जामिनर ने आपको इसकी दूसरी वैल्यू जानबूझ के नहीं बताई। एग्जामिनर एज्यूम करता है कि बच्चे ने मैट्रिक क्लास पास करी हुई है। एग्जामिनर एज्यूम कर रहा है कि भाई अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके बाद वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो भाई आपको ये बात तो पता होगी, तो मैंने इसी बात को तो यहाँ पे लिखा है, एज वी नो डेट ऑन एक्स एक्सिस वाई इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब भाई आपके पास जो x1 y1 है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, x,0। मैंने x1 को सपोज करवा लिया x के बराबर, आप x1 को x1 ही सपोज करवा लो, कोई मसला नहीं है। y1 को मगर जीरो सपोज करवाना है, क्योंकि बेटा चूंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हमें ये बात पता है कि x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। क्लियर है। अच्छा अब देखो दूसरा पॉइंट जो आपको गिवन है नेगेटिव का 7,5। इसको आप कह सकते हो x2, y2। इसको तरीके से लिख दो, अपना डेटा तरीके से हमेशा बनाओ कि भाई दूसरा पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है, इसको मैं x2, y2 जो कह रहा हूं, ये पॉइंट क्या है, नेगेटिव का 7,5 है। और आपको डिस्टेंस यहां पे गिवन है किसके बराबर, √41 के बराबर। अब हमें पता है भाई अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई करवा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो भाई सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा बेटा प्लस के साइन के बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इसको अप्लाई करवा दो वैल्यूज के ऊपर, क्या बन जाएगा, देखो डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है मेरे पास अंडर रूट के अंदर 41 का 41 इक्वल टू के बाद x2 माइनस का x1। देखो बेटा x2 की वैल्यू -7 है, x1 की वैल्यू x है, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7 नेगेटिव का x। तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 7 नेगेटिव के x का होल स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद y2 माइनस का y1, तो ये बन जाएगा ऑब्वियसली 5 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर लेकर जाऊंगा, तो बेटा जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ये हो जाएगा -7 नेगेटिव x का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। आपको मैं आसान तरीके से बता देता हूं कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे जरा गौर से बात को समझिएगा, अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। एक बड़ी मजे की आपको ट्रिक बता रहा हूँ,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस पे ओपन होता है? ये ओपन होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और कभी भी अगर आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो बेटा, तो किस पे ओपन होता है? ये ओपन होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर पे। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही है जहां पे नेगेटिव ए नेगेटिव बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाए, तो याद रखिएगा ये जब ओपन होगा ना, तो ओपन होने के बाद ये ओपन होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। अक्सर लोगों को बात नहीं पता होती। मैं क्यों यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया कि आपको कैसे बताऊं, इसलिए मैं रुक गया कि भाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, -7 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो x2 की वैल्यू -7 थी, x1 की वैल्यू क्या थी? x थी। तो -7 का -7 x2 का माइनस का साइन फॉर्मूले का x1 की वैल्यू x है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव में होती है ना, फॉर्मूला हमेशा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन होता है। ऐसा होता क्यों है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई देखो, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बन जाएगा नेगेटिव ए का स्क्वायर। फिर देखो प्लस का साइन फॉर्मूले का, लेट्स सपोज प्लस का साइन आप लगा रहे हो, आप जनरल कंडीशन को लेकर चल लो। आपके पास फर्स्ट टर्म, आपके पास 2 आ गया फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? नेगेटिव ए के बराबर। सेकंड टर्म की वैल्यू भी चूंकि नेगेटिव का बी है, तो नेगेटिव नेगेटिव वैसे ही कट जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। दैट्स द रीजन के फॉर्मूला किस पे ओपन होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के ऊपर। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाई ये बात कि कभी भी नेगेटिव ए नेगेटिव बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है तो हमेशा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर बेटा ओपन होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई टीचर आपको इतनी डिटेल में बातें नहीं पढ़ाएगा इतनी डिटेल में पढ़ा रहा होता हूं। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो -7 नेगेटिव एक्स स्क्वायर का मतलब क्या बन जाएगा? -7 का स्क्वायर ऑब्वियसली 49 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि भाई दोनों टर्म्स में नेगेटिव है, नेगेटिव मत लगा देना। क्या बन जाएगा? 2 का साइन फॉर्मूले का 7 2 14x, तो ये बन जाएगा 14x। आगे आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस के साइन के बाद 5 का स्क्वायर इज 25। और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास √41 का √41। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो बेटा क्या बन जाएगा? देखो भाई, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हो जाएगा √41 का √41, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, फिर आगे आ रहा है देखो प्लस का 14x। 49 में 25 का इजाफा कर दीजिए, कैलकुलेटर अवेलेबल है ना भाई। 49 प्लस का 25 क्या होता है? 74 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 74। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो मुझे बात मालूम है कि जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा। स्क्वायर को अप्लाई करवा दीजिए दोनों तरफ, तो भाई इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ वाले स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा। आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 74 आ रहा है, तो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा? रूट कट जाएगा। तो बेसिकली आपकी वैल्यू आ जाएगी 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 74। एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे हम शिफ्ट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? प्लस के 41 को आप दूसरी तरफ भिजवा दोगे, नेगेटिव का 41 हो जाएगा। तो ये देखो किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल वे में एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 74 माइनस का 41। तो भाई सिंपल वे में बेटा सिंप्लीफाई जब करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x। 74 माइनस का 41 क्या होता है भाई? 74 में से अगर मैं 41 को माइनस करवाता हूँ, ये आएगा अल्लाह भला करे प्लस के 33 के 33 के। अब आपने मिडिल टर्म को अगेन ब्रेक करना है, एक्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, आपका पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा सिंपल तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे इसको? बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। सिंप्लीफिकेशन करवाना इसकी आसान है भाई। किस तरीके से करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन? बेसिक टर्म्स को आपने ओपन अप करवाओगे कैसे कि देखो, अगर मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करवा रहा हूँ, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो मैं पहली क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा रहा होता हूँ कि एक एक बात आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप जब मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो आपको एक एक चीज समझ में आए कि देखो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हो। तो बेटा देखो 1 को जब मैं 33 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 33 के बराबर। अब आपने इस टर्म को, ये आपका जो आंसर आया है ना, इस टर्म को आपने दो नंबर में ब्रेक करना है, प्लस या माइनस करने में बीच की वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने वापस से नंबर बने। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 33 के फैक्टर्स क्या होंगे। 33 के फैक्टर्स का मतलब है कि भाई 3 के टेबल में आ जाएगा 3 1 3 3 1 3। दूसरा फैक्टर 11 होगा, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर अपने टेबल में सिर्फ आएगा। तो मेरे पास दो नंबर आएगा 11 और 3। अब आप देखो, अगर मैं 11 में 3 का इजाफा करता हूं, क्या मुझे बीच की वैल्यू 14 मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इसका मतलब परफेक्ट है। और अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मुझे वापस से आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब आपने परफेक्टली मिडिल टर्म को ब्रेक करा है। तो बेटा देखो क्या बन गया, ये बन गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 3x प्लस का 33। सिंप्लीफाई जब आप इसको करवाओगे तो क्या बन जाएगा? पहली दो टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, x की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस का 11। लास्ट की टू टर्म्स में देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगेन x प्लस का 11। इक्वल टू के बाद मेरे पास 0 का 0 आ रहा है, तो भाई मेरे पास यहाँ पे एक फैक्टर है x प्लस का 11, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस का 3, इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो यानी कि देखो यहाँ से आपके पास बारी बारी जब आप फैक्टर्स को
जीरो के ऊपर सपोज करवाते हो तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस का 11 इक्वल टू जीरो, एक आ जाएगा x प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास एक दफा x की वैल्यू आ गई अल्लाह भला करे नेगेटिव ऑफ 11 के, और एक दफा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 3 के बराबर। यानी कि आपके पास दो x की वैल्यूज आ रही होंगी, एक आएगी नेगेटिव का 11, एक आएगी नेगेटिव का 3। इस तरीके से बेटा ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट में आपको चूंकि पॉइंट फाइंड करना था तो रिजल्ट के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, लास्ट में मैं रिजल्ट लिखूंगा। याद रखिएगा कभी भी मैथ्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो उसमें रिजल्ट लाजमी लिखा जाता है। ये 0.5 मार्क्स कैरी करता है, आपको कोई भी टीचर ये छोटी छोटी बातें नहीं बताएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, hence the point on x axis, hence the required 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 point on x axis। यार ये बेटा क्यों नहीं, hence the required point on x-axis, hence the required point on x-axis, hence the required point on x-axis is। जाहिर सी बात है x के ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है, तो एक पॉइंट आपका आ गया नेगेटिव का 11,0 और दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया नेगेटिव का 3,0। hence the required point on x-axis is नेगेटिव का 11,0 एंड नेगेटिव का 3,0। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमारे यहाँ पे हमारे पर्टिकुलरली एक लॉजिक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेटा आज की क्लास को यहीं पे अपनी मंजिल के अंजाम पे पहुंचाते हैं। आज की क्लास के अंदर देखो बेटा हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करा डिस्टेंस फॉर्मूले के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे देना चाहूंगा, बट मैं नेक्स्ट क्लास में इसको खुद से सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। अगर आप में से कोई बच्चा ट्राई करना चाहे तो इट विल बी वेरी गुड, आप लाजमी तौर पर ट्राई करिएगा। भाई देखो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि भाई हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो उस फॉर्मूले का एक और नाम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहलाता है। सेकंड नंबर के ऊपर हमने तीन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करा। चौथा और पांचवा क्वेश्चन सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करें, नहीं तो अगली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। याद रखिएगा बेटा एक चीज को, अगर आपने सेकंड ईयर को बहुत तरीके से कवर अप करा, आप एप्टीट्यूड को चुटकी बजा के क्लियर कर सकते हो। न्यू एप्टीट्यूड बैच मेरा स्टार्ट हो रहा होगा 2025 के एडमिशन के लिए अगस्त के मिड से इंशाअल्लाह, तो आप उसके ऊपर भी नजर रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर इतनी मेहनत से मैं आपको तमाम के तमाम चैप्टर्स कवर अप करवा रहा हूँ। मैं दो चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, उनको लाजमी कवर करना स्टार्ट कर दें। कभी भी सेकंड ईयर के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को लास्ट के लिए मत छोड़ा करो बेटा, लास्ट के लिए अगर आप छोड़ोगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको लाजमी तौर के ऊपर मैंने कवर करवाया हुआ है, उनको पहले कवर करना स्टार्ट करो। सैटरडे संडे वाले दिन में एक हफ्ते के अंदर अपने दो टाइम रखो कि भाई एक आप वो चैप्टर जो मैं करंट पढ़ा रहा हूं उसको कवर करो मेरे साथ। इंशाल्लाह हफ्ते में 4 दिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लेक्चर्स को अपलोड करूं। तो भाई जो चैप्टर नंबर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जो भी चैप्टर मैं आपको हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन 4 दिन पढ़ा रहा हूं उसको उस वक्त कवर करो। और जो रिमेनिंग 2 डेज हैं उसमें कोशिश करो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता कवर करना स्टार्ट कर दो। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर आपने नवंबर तक अपना कवर कर लिया या अक्टूबर तक कवर अप कर लिया, मैं गारंटी देता हूं बेटा आपके 90 प्लस मार्क्स मैथ्स में आने से कोई रोक नहीं सकता। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को अगर लास्ट के लिए छोड़ दोगे आप सबसे बड़ा नुकसान करोगे अपना, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।